यस, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या है? क्वेश्चन पहला है, वो कह रहा है कि वर्ली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ। ठीक है, जो वर्ली पेंटिंग है आपको बताना है कि किस राज्य का एक लोक चित्रकला है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार, बहुत पॉपुलर ये पेंटिंग है। यस, आपको बताना है कि किस राज्य को बिलोंग करता है वर्ली पेंटिंग। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन। अगर आपने सारे एमसीक्यू अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा जो है इससे आपको मिलेगा। आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटका, महाराष्ट्र। 5 सेकेंड आपके पास है, प्लीज बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है स्टैटिक जीके में, आपने इसको अच्छे से कवर किया है। सो महाराष्ट्र में जो उत्तर सह्याद्री रेंज है, नॉर्थ सह्याद्री जो एरिया है, उधर को बेसिकली ये जो आपको वर्ली पेंटिंग है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो वर्ली पेंटिंग कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, और ये क्या है? एक तरह का लोक चित्रकला है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमसे क्या पूछा गया है। सो हु इज द फेमसली नोन एज बिहार केसरी? देखिए, ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत बारी आते हैं। कुछ जो लोग हैं जिनको बहुत दूसरे प्रचलित नाम से हम जानते हैं, तो वो जो प्रचलित नाम है उससे आपसे जो प्रश्न है वो निश्चित पूछा जाता है। तो बिहार केसरी हम किसे कहते हैं आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा सिंह, कर्पूरी ठाकुर या लाला लाजपत राय। यस, प्लीज आइडेंटिफाई किनको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। यस, so the right answer will be कृष्णा सिंह, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, श्री कृष्णा सिंह ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। और जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनको हम लोग एक नाम से जानते हैं, वो है आपका अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को। कर्पूरी ठाकुर वेल नोन फेस, बहुत पॉपुलर फेस है, और इनको हम लोग जननायक के नाम से जानते हैं। जननायक मतलब जनता के जो नायक हैं वो हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन बार बार करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि थिंग्स आर वेरी क्लियर। बहुत अच्छे से आपको जो है ये सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, यही फायदा होता है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। सो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एडेड ऑफ अ फार्म इज कैलकुलेटेड एज। एक फार्म की जो मूल अवधारणा है वो कैसे उसकी गणना होती है? मूल जो अवधारणा है उसकी गणना कैसे होती है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय द फार्म्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स समझ रहे हैं आप लोग, जो फाइनल गुड्स को बनाने में जिस चीज़ें की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ फार्म है, एक फार्म का जो फाइनल प्रोडक्शन है उसकी बात हो रही है। तो किसी चीज़ को, किसी वस्तु को जब बनाते हैं, जैसे कि इस पेन को जब बनाते हैं, तो इसमें क्या लगा? इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। इसमें बहुत, ये जो आपका टिप है इसके लिए कुछ अलग मटेरियल लगा होगा, ये जो प्लास्टिक की बॉडी है इसके लिए अलग मटेरियल लगा होगा, हो सके इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो तो उसके लिए अलग मटेरियल। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और जो फाइनल पेन बनता है वो क्या होता है? वो होता है फाइनल गुड्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स प्लस वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स यूज बाय द फार्म। तो देखिए, वैल्यू एडेड निकालना है तो ये प्लस तो साइन होगा ही नहीं, क्योंकि जब वैल्यू एडेड निकालते हैं तो बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें जो आपको इनपुट लग रहा है उसको क्या माइनस करेंगे, तभी तो फाइनल आपकी जो प्रॉफिट है वो पता चलेगा। यस, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फार्म्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्लस वैल्यू, यस ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसको हम लोग माइनस करते हैं। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। अगर आप चीज़ों को आराम से ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन विच ईयर वाज रजिया रिमूव्ड? रजिया सुल्तान के बारे में आप सब जानते हैं, वेरी पॉपुलर फेस, वेरी पॉपुलर फेस रजिया सुल्तान ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। सो रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो दिल्ली सल्तनत के थ्रोन से रजिया सुल्तान को किस वर्ष क्या हुआ? हटा दिया गया, या वहां से वो हट गई। तो आपको वो साल आइडेंटिफाई करना है कि किस साल ये हुआ था। ठीक है,
यस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1240। तो बेसिकली 15 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की क्या हो गया था, शी वाज मर्डर्ड। ठीक है, शी वाज मर्डर्ड। ठीक है, और इनका मर्डर कहाँ हुआ था, हरियाणा का एक सिटी है, आप जानते हैं कैथल। ठीक है, वहां पे इनका मर्डर हो गया था और यहीं पे इनका टोम्ब भी है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। कैथल में इनका टॉम है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और किस साल इनकी मौत हुई, वो है 1240। ठीक है, 1240, और उस समय ये दिल्ली सल्तनत में बनी हुई थी, उस समय ही इनको दिल्ली सल्तनत से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम्स में आते हैं। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, एक इनिशिएटिव है, क्या है इनिशिएटिव, फुटबॉल फॉर ऑल, मतलब फुटबॉल की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल को लॉन्च किया गया। किस स्टेट में, किस राज्य में, किस चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया क्योंकि फुटबॉल का जो कल्चर है उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है। तो इसके लिए एक स्टेट में इसको लॉन्च किया गया, एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेट में ये लॉन्च हुआ है। यस, इन विच स्टेट दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड, क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में, और जो फीफा है फुटबॉल फेडरेशन, वो एक उड़ीसा के जो इंस्टीट्यूट है वो KIIT के साथ मिलके इसने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उड़ीसा इज द राइट आंसर, एंड उड़ीसा आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यस। सो हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन। देखिए ग्रैंड स्लैम जो चारों होते हैं उसके जो विनर्स होते हैं उससे क्वेश्चंस बहुत बार आपसे जो SSC के जो भी एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। सो प्लीज हैव अ गुड कमांड, अच्छे से उन चारों पे पकड़ कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि जो सिंगल्स होते हैं उसके, और जो विनर्स हैं और जो डिफीटेड हैं, जो हारा हुआ है, वो दोनों आपको याद होना चाहिए। और डबल्स में भी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप जो विनर्स हैं उनको याद कीजिए। कई बार तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो US ओपन का मेन सिंगल था उसमें जो जो प्लेयर है जो जीता है उसका जो होम कंट्री है वो कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी है जो आपको देखने को मिलेंगे। सो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2022 के US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। आप जानते हैं US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये चार जो गेम है ये क्या है, ये ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि पुरुष एकल मतलब जो मेन सिंगल था उसके विनर कौन थे। तो उसके विनर थे कार्लोस अल्क्रोज। ठीक है, और कार्लोस अल्क्रोज ने किसको डिफीट किया था, तो उनका नाम था कैस्पर रूड। उनका नाम था कैस्पर रूड। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। और आपको ये आइडिया भी लग रहा है कि इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो जब भी आपको ये आपके जो एग्जाम्स हैं वो जब भी अपकमिंग एग्जाम जो भी होंगे तो उसके लिए आपको बेसिकली ऐसे फैक्ट्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए। ये बात आप लोग प्लीज माइंड में रखिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। सो विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। फीफा जो है उसका वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का कौन होस्ट करेगा, आपको बताना है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ओके, प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड और प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए ये क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं कि कोई जब जैसे मान लेते हैं कोई सम्मेलन होने वाला है तो किस साल और किस देश में होने वाला है। खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी सम्मेलन होते हैं वो प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल का कहाँ होगा, वर्ल्ड कप क्रिकेट का कहाँ होगा, हॉकी के मैचेस कहाँ होने वाले हैं, खेलो इंडिया के मैचेस कहाँ होने वाले हैं। तो ऐसे जो प्रश्न है आपको जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के रिलेटेड यहाँ पे सामने है। आपको बताना है कि ये जो गेम है ये कौन होस्ट करेगा, हु विल होस्ट फीफा कंट्री। सो द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आपको पता है मैप पे जो ऑस्ट्रेलिया का आप देखोगे पोजीशन तो उसके बगल में ही न्यूजीलैंड है। तो दोनों मिलके इस गेम को होस्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहां हमसे क्या पूछा गया। सो द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यस, एक फैक्ट आपको मिल गया। 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन हाउ मेनी सिटीज, ठीक है। ये खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं, इसका 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित होगा, आपको बताना है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश में हाल ही में खेलो इंडिया का जो संस्करण हुआ है, जो गेम फाइनली ऑर्गेनाइज हुआ था, वो क्या था, कैवा संस्करण था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैवा संस्करण था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कितने शहर में होगा, तो ये आपका होगा 8 सिटीज में, ठीक है। टोटल 8 जो शहर हैं वहां पे इस गेम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सो ऐसे प्रश्नों का जो संग्रह है आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप हमारे बुक से बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्सचर, ठीक है। मिश्रण के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो कथन है वो क्या है, वो सही नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट बोल रहा है, मतलब इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें से रॉन्ग जो स्टेटमेंट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सो कोलाइड्स आर हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज, ओके। पार्टिकल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, पार्टिकल साइज को लार्ज बता रहा है, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, ओके, गुड। द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ओके। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ये भी सही है, ठीक है। सो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग आंसर है ए, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग आंसर और इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। आपको मैंने पॉलिटी कराई है, पॉलिटी के क्लास में हमने बात किया था कि हमारा जो संविधान है जब बन के तैयार हुआ तो उसमें हमने देखा कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे, द फोर फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बोरोड अ लॉट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। बहुत सारे देश से उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन को क्या किया, बोरो किया और उसको क्या किया, उसको एक जगह लाके एक अच्छा सा संविधान बनाया, दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे उसको बहुत सारे देश से बोरो किया गया और उसके लिए जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने देश के बहुत अलग अलग देश के संविधानों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो अपना संविधान, जो इंडिया का संविधान बनेगा, उसके लिए बहुत सारे जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस हमें मिले हैं उसको हम लोग इनकलकेट करेंगे। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिश से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, जापान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलमोस्ट जितने भी संविधान हमारे अनुरूप, हमारे जो कल्चर है उसके अनुरूप है, वहां से हम लोग अच्छे अच्छे प्रोविजंस को पिक किए हैं। सो ठीक है, यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से हमने कौन सा वो चीज़ है जो पिक करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया है या ऐड किया है, ओके। सो 4 ऑप्शन है, इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। यस, आई विल गिव यू 10 सेकेंड, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये मैंने आपको कराया हुआ है, तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी जो क्षेत्र अधिकार है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आपको मैंने पॉलिटी के लेक्चर में अच्छे से समझाया भी है कि क्या होता है। बेसिकली दिस इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गाइड, टू गिव एडवाइस टू एनीवन हु सीक्स इट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई छोटा न्यायालय जो है या कोई भी ऐसा कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं, तो ये जो जुरिडिक्शन है वो केवल सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस दे सकता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं जब भी कोई मैटर ऑफ लॉ या उस तरह की प्रॉब्लम जो है वो एराइज होता है, तो उस परिस्थिति में भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो क्या आंसर हो जाएगा, कनाडा से हमने बोरो किया है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। आई होप थिंग्स आर क्लियर, आपको समझ में आ रही होगी।
देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ इल डिसीजंस, आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपका जो मिस मैनेजमेंट होता है, इसलिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इजिली बहुत आसान से चीज़ों को देखोगे तो सूनर और लेटर यू रियलाइज कि क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ। एटलीस्ट जो प्रॉब्लम होती है वो अच्छे मार्गदर्शन की, अच्छे गाइडेंस की, अच्छे किताब की। अगर आप इन चीज़ों पर अच्छे से डिसीजन लिए, अच्छे चीज़ों को चुने, तो देखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। Who among the following discovered the neutrons? Yes, इसमें से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें से किन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और इस खोज के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल जो है प्राइज, वो आप जानते हैं, ये मिला था 1935 में। ठीक है, इस न्यूट्रॉन की खोज के लिए इन्होंने को फिजिक्स का जो नोबेल है वो 1935 में मिला था, और उनका नाम था जे चैंडविक। ठीक है, जे चैंडविक। सो प्लीज रिमेंबर, जे चैंडविक हैज डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स फॉर विच ही हैज रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1935। ठीक है, क्लियर है। भौतिकी का नोबेल प्राइज इनको 1935 में मिला था न्यूट्रॉन के खोज के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So which of the following statement is correct regarding air pressure? वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। वो सही है वो आपको बताना है। तो एयर प्रेशर आपने पढ़ा होगा साइंस में। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस है उस पर देखते हैं और समझते हैं कि वायु जो दाब होता है, जो एयर प्रेशर होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, सो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। ठीक है, हाई प्रेशर जो कह रहा है वो क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। ओके, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, और द एयर प्रेशर इज लोवेस्ट एट द सी लेवल एंड इंक्रीज विद द हाइट। ओके, तो देखिए पहला दूसरा स्टेटमेंट है, ये तो रिवर्स कर दिया गया है, तो ये जो है स्टेटमेंट दोनों गलत है। द एयर प्रेशर इज लोवेस्ट एट द सी लेवल एंड द इंक्रीज विद द हाइट, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा सी। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जब भी लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो हाई प्रेशर से जो एयर का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है लो प्रेशर के जो गैप बनता है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो कभी भी आप देखेंगे कि जब लो प्रेशर एरिया होता है तो वहाँ पर आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो विंड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो विंड फ्लो क्यों होता है? वो बेसिकली उस प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया से जो विंड फ्लो होता है उसी के कारण आपको वहाँ पे अच्छी हवा महसूस होती है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान प्रश्न था ये। ओके, सो दिनोधार हिल्स, ठीक है, दिनोधार हिल्स जो है इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में दिनोधार हिल्स है? बताइए, दिनोधार हिल्स जो है वो कहां पे है? यस, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गुजरात। वो हो जाएगा आपका गुजरात। क्लियर है? सिंपल है। महाराष्ट्र के भी कुछ हिल हैं जो याद रखिएगा आप, लोनावला, महाबलेश्वर, ठीक है, अंडमान के इंपॉर्टेंट है रॉस आइलैंड, ठीक है, रॉस, फिर सैडल पिक, रॉस आइलैंड, ये सब जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडमान में बहुत सारे हैं लेकिन ये सब जो पॉपुलर हैं ये काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, हाल ही में अंडमान में एक आइलैंड है जिसको एक महान जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पर रखा गया है। क्या आपको मुझे बता सकते हैं कि वो कौन थे? प्लीज़ बताइए अगर आपको पता है तो। उनका जो नाम है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट 24 इंटू सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, ठीक है, सो मोढेरा कहाँ पे है आपको बताना है। और क्या है, क्यों पॉपुलर है ये स्टेट, ये जगह? क्योंकि भारत का पहला जो 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव है वो बना है मोढेरा। ठीक है,
मोढेरा कहाँ है आपको बताना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। यस यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मोढेरा आपने सुना होगा, मोढेरा स्टेडियम, सो मोढेरा इज इन गुजरात, ठीक है। और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और गुजरात में चालुक्य टाइम का एक सन टेम्पल भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। सन टेम्पल जो है ये भी यहाँ पे है ऑफ चालुक्य टाइम, चालुक्य एरा का सन टेम्पल जो है, सूर्य मंदिर भी है, ये भी आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो कार्नाटिक म्यूजिक इज कन्फाइंड टू, आपने सुना है, आपने स्टैटिक जीके के अंदर जो डांसेस हैं, जो म्यूजिक्स हैं, उसमें ये चीज पढ़ा है कि कौन से म्यूजिक हैं बेसिकली किस एरिया को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है जो कार्नाटिक म्यूजिक है ये किस एरिया को, किस स्टेट को बिलोंग करता है, ठीक है। जो कर्नाटक संगीत है वो किस एरिया को बिलोंग करता है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। और इसका इजिली आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो कर्नाटक संगीत है वो साउथ के स्टेट जो हैं वहाँ पे है और ये नॉर्थ और सेंट्रल में नहीं है। तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नॉर्थ के स्टेट जो हैं वो मेंशन है। तो यहाँ देखिए ये राजस्थान है, इसको काट सकते हैं आप। यहाँ देखिए बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इसको काट सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ये देखिए इसको भी काट सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, तो ये चारों जो स्टेट है कहाँ के हैं, ये साउथ इंडिया के स्टेट हैं। तो यहीं पे जो है कर्नाटिक म्यूजिक पॉपुलर है, ठीक है। तो ऐसे आंसर भी हैं हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान है। ये जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक बेसिकली एक आदत सी हो जाएगी कि इस तरह के प्रश्नों का जो क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को हमें तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट क्या है इसमें से, मतलब रॉन्ग क्या ऑप्शन है, आपको यहां चूज करना है, ठीक है। रॉन्ग जो स्टेटमेंट है आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है। सो पहला क्या है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ड एज मार्केट, ठीक है। सो गिल्ट एज मार्केट को ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो मार्केट है उसको हम कहते हैं गिल्ट एज मार्केट, ठीक है, ओके। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड द परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, ठीक है। ये तो सही है, सेकेंडरी मार्केट वही होते हैं जो पहले ही सिक्योरिटी जो रिलीज हो चुके हैं या इशू हो चुके हैं उनको हम सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेज करते हैं, ठीक है। आरबीआई प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन गिल्ट एज मार्केट थ्रू इट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने इसको देखा है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है उसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट को जब भी पैसा जरूरत होता है तो वो क्या करती है, आरबीआई के थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बहुत सारे अपने सिक्योरिटीज जो है मार्केट में बेचती है और सरकार उस थ्रू अपना पैसा इकट्ठा करता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। सो प्राथमिक बाजार को नए निर्गम बाजार भी कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मतलब ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ये रॉन्ग है। और ये जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होते हैं वो मार्केट जो है वो गिल्ट एज मार्केट कहलाता है, ठीक है। जो भी सरकारी सिक्योरिटीज होते हैं वैसे मार्केट को हम लोग गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। क्लियर है, नहीं भूलेंगे आप लोग। आइए यस। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट को पास करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। यस क्या कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है निम्न में से किस स्टेट से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है वो पास होता है निम्न में से किस स्टेट से, ये बताता है। एक आप देखेंगे, एक हमारा जो धरती जो आप अर्थ देखेंगे उस अर्थ पे एक जो लाइन जाती है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ से पास होता है, ठीक है। तो फटाफट बताइए आपको क्या लगता है कि किस एरिया से ये पास होता है। यस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये देखिए ये हमारा है अर्थ, ये हमारा बीच में है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको गेस करना है कि इंडिया का लोकेशन जो है वो कहाँ है और ये किस किस स्टेट से पास करता है इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं।
यस, तो मैं आपको एक कोड बताता हूं। यस, अब मुझे बताइए कि कौन से स्टेट से पास होता है, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। यस, सो द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर है, छत्तीसगढ़ से ये जो है ये पास होता है। ठीक है, सो GRMC सॉरी ये JM हो गया, JWTM। ठीक है, GRMC JWTM, ये 8 ऐसे स्टेट हैं जहां से इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पास होता है। सो G फॉर गुजरात, जस्ट अ मिनट, G फॉर गुजरात, देन R फॉर राजस्थान, राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, C फॉर छत्तीसगढ़, C फॉर छत्तीसगढ़, एंड J फॉर झारखंड। ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो बेसिकली ये जो 8 स्टेट हैं जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, GRMC JWTM। ठीक है, तो इस तरह से कोड बना के आप चीज़ों को याद करोगे तो आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। विच अमंग द फॉलोइंग फिल्म्स रिसीव्ड द फिल्म फेयर अवार्ड। ये फिल्म फेयर अवार्ड वाले जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में ये भी बहुत बार आते हैं, तो प्लीज ऐसे प्रश्नों को भी आप प्लीज याद करके एग्जाम देने जाइएगा। फॉर द बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस इन 2022, बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का जो अवार्ड है 2022 का, वो किस फिल्म को मिला है ये आपको बताना है। तो राम प्रसाद की 13वीं, रश्मि रॉकेट, शेरशाह या सरदार उधम, इन चारों में से किसे ये अवार्ड मिला है आपको बताना है। यस, किसको मिला है ये अवार्ड 2022 का बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस। तो ये जो अवार्ड है वो किसको मिला था, वो मिला था शेरशाह को। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो शेरशाह को मिला था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों का जो आंसर है वो आपको पता चल रहा है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और एक तरह से एक रिवीजन कोर्स है, आप रिवीजन के थ्रू चीज़ों को समझ रहे हैं, और ना कि आप ये सब फैक्ट जान रहे हैं बल्कि साथ साथ आपको आइडियाज भी लग रहा है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर का जो एवरेज हाइट है वो आपसे क्या होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, 13, 30, 6 या 50। यस, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द सी लेवल। सो बेसिकली क्या होता है, ये मान लीजिए कि आपका प्यारा सा अर्थ है हमारा। ठीक है, तो अर्थ पे जो आपका ये है सी लेवल है, इससे जो हाइट है, पहली जो हाइट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा पतला कर लेता हूं, ट्रोपोस्फियर कहलाता है। तो ये जो हाइट है, ये कितने हाइट तक ट्रोपोस्फियर का लेयर होता है आपको पता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर भी स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, फिर सबसे ऊपर एक्सोस्फियर होता है। तो जो पहला ये जो स्पेस है इसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फियर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है आपको बताना है। तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, सो ये जो चीज है ये तकरीबन जो होता है वो 13 किलोमीटर है। तो अर्थ के पहले जो आपका सी लेवल है वहां से जो हाइट है ट्रोपोस्फियर की वो तकरीबन 13 किलोमीटर होती है। इसको प्लीज आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो इन विच ईयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। महात्मा गांधी का बहुत सारा जो सत्याग्रह है या बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो इंडिया में हुए हैं जब वो आए थे, और उनका जो पहला मूवमेंट था वो था आपका 1917 का चंपारण विद्रोह।
चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो चंपारण में पहला जो था 1917 में था। खेड़ा में कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। तो अब बताइए खेड़ा में किस साल हुआ था, 16, 20, 19 या 18? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी 1918, ठीक है। 1918 विल बी द राइट आंसर। और कुछ देख लेते हैं। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1919 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? 1919 में आपका हुआ था खिलाफत। खिलाफत जो हुआ था 1919 में स्टार्ट किया गया था। 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और 1942 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 में क्या किया था इन्होंने? तो 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी पे प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में बनते हैं, तो किसी से भी सवाल किसी साल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? निम्न में से कौन सा एक जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और उसे पुनः प्रेषित करता है, मतलब रीजनरेट करता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? आपने साइंस में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा चीज है। हब, राउटर, रिपीटर या स्विच। राउटर आपको पता है, इंटरनेट का जो इस्तेमाल जो भी आप लोग करते होंगे उसमें राउटर लगता है, तो उसमें क्या करता है वो, उसमें उसको बढ़ा सिग्नल को क्या है, स्प्रेड करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिसीव होता है वीक सिग्नल एंड उसको रीजनरेट करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीटर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिपीटर। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड रिपीटर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, the plants of which of the following plant kingdom are known as algae? किस प्लांट किंगडम के जो प्लांट्स हैं उसको एल्गे के नाम से हम लोग जानते हैं? निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस वनस्पति जगत, मतलब कौन सा वो प्लांट किंगडम है जिसके एक प्लांट को हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं या एल्गे के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म, पेट्रोडाइट्स, पैरोफाइट या थैलोफाइट। यस, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा थैलोफाइट्स। और थैलोफाइट्स के बेसिकली टू ब्रांचेस होते हैं। एक तो आपका हो गया एल्गे, एल्गे, और दूसरा होता है फंजाई, दूसरा होता है फंजाई, ठीक है। क्लियर है? दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्गे और दूसरा होता है फंजाई। और इसका जो प्लांट किंगडम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है थैलोफाइट, ठीक है। उसका नाम है थैलोफाइट। तो शैवाल हो गया, शैवाल अलग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको कवक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट से क्वेश्चन आपसे किया होगा कंप्यूटर के क्लासेस में। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किन शॉर्टकट में इज यूज टू क्लोज एंड ओपन वर्कबुक इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो ओपन वर्कबुक है उसको बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+X। तो Ctrl+X तो क्या करते हैं? किसी चीज को कट करने के लिए करते हैं, ओके। एल, एल को तो लेफ्ट मूव करने के लिए करते हैं, और सी को कॉपी करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, ठीक है। Ctrl+W इज द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण से है, ठीक है। सो विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज, ये देखिए आपको पता है कि भारत में हर एक वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण होता है और उसमें हर एक सिटीज या स्टेट को उसकी रैंकिंग होती है कि कहाँ पे सबसे साफ सुथरा जगह है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई रखी जाती है। उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वन
इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर 6th टाइम इन ए रो, मतलब छठी बार लगातार इसने इस अवार्ड को जीता है, एंड इट इज नन अदर देन एन सिटी फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, सिटी फ्रॉम मध्य प्रदेश। और इसके बाद जो दूसरी सिटी है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड सूरत। सूरत इज सेकेंड सिटी, एंड आफ्टर सूरत इट इज नवी मुंबई। नवी मुंबई जो है वो थर्ड रैंक पे है। ठीक है, नवी मुंबई थर्ड रैंक पे है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो पहला स्थान किसी स्टेट का है तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, बहुत आसान है, और इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं, और इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए कितना आसान हो गया। ये अगर डिस्कशन आप देखते हैं तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए आपके एग्जाम्स। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हुआ है अपने हमारी जो वीडियो कोर्स है, जीएस थ्योरी वाली वीडियो कोर्स है या 6500 वाली जो वीडियो कोर्स है, इन दोनों वीडियो कोर्सेज में मैंने इस आर्टिकल के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि ये केंद्र सरकार का ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, ध्यान दीजिएगा, टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब बाहर के एग्रेशन से और आंतरिक डिस्टरबेंस। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि किसी भी राज्य को बाहर की जो डिस्टरबेंस है या अंदर की जो डिस्टरबेंस है उससे क्या होगा, उससे बचाना है। मान लीजिए कि राजस्थान है, राजस्थान के बगल में कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान राजस्थान पे कोई एग्रेशन दिखाएगा तो वो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि राजस्थान को प्रोटेक्ट करना है। और ये जो प्रोविजंस है वो किस आर्टिकल में दी गई हैं आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, 353, 56, 55 या 58। सो 356 आप जानते हैं इट इज क्या है, ये इट इज एन स्टेट इमरजेंसी। तो राइट आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट आंसर इज 355। तो आर्टिकल 355 कहता है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट द स्टेट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड टू इंश्योर दैट, अगली जो लाइन मैं इसमें जोड़ूंगा वो कहता है, एंड टू इंश्योर दैट द स्टेट्स आर बीइंग रन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, ये केंद्र सरकार को इंश्योर करना है कि वो जो है हमारे संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं उसके अनुसार चल रहे हों। अगर इसका फेल्योर होता है, आर्टिकल 355 का फेल्योर होता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 356 क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन डिस्कशन का क्लास है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। प्लीज कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑफ एनालाइजिंग, हमेशा एनालाइज करते रहिए कि किस तरह के प्रश्न है वो एग्जाम में आएंगे। और आप लोगों में से जो भी लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी तैयारी जो है डेफिनेटली अच्छी है। यू पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट, मोर एनर्जेटिक एंड मोर प्रिपेयर टू क्वालिफाई एग्जाम। थैंक यू सो मच, विल मीट वेरी सून।